हेलो जय हिंद सभी साथियों को, सभी को नमस्कार और नमस्ते। मैं आपका साथी मोहित वर्मा आपके इस YouTube चैनल मैथ साइंस बाय मोहित वर्मा पर स्वागत करता हूं। और आज से हम हमारी जो सीरीज चल रही थी 90 दिन 90 मैराथन, उसमें हमने 3 क्लासेस अपलोड कर दी हैं हमारे YouTube चैनल पर। और उम्मीद करता हूं कि आप हमारी जो क्लासेस हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, और आप देखते होंगे, नोट्स बनाते होंगे, पढ़ते भी होंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मैं। और जितना मैंने पीछे पढ़ा दिया है आपने रिपीट कर लिया होगा, रिवीजन कर लिया होगा अच्छे से। तो आज हमारा है चौथा दिन, मतलब 90 दिन 90 मैराथन का हमने टारगेट लिया कि 90 दिन में आपका पूरा का पूरा जो साइंस का चैप्टर है उसको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। लेकिन आज हमारा चौथा दिन है और आज हम इस चैप्टर को लगभग मैं कह सकता हूँ इसको कंप्लीट करवा दूंगा। इसके अलावा जो भी मैटर बचेगा, और मेरे को कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि इसके अलावा आपको जो इसमें एग्जाम्पल के रूप में जो क्वेश्चन आंसर क्वेश्चंस दिए हैं उनका सॉल्यूशन करवाना है या नहीं करवाना, या आप खुद कर सकते हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट में रिप्लाई जरूर देना है और मैं देख के आपको बता दूंगा। अगर करवाना होगा तो मैं एक पार्ट और ले आऊंगा और उसमें हम सभी क्वेश्चंस हैं उनके सारे सॉल्यूशन कर लेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने आपको पढ़ा अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे थे, जिसमें संयोजन हमने पढ़ लिया था, वियोजन हमने पढ़ लिया था, और उसके बाद में उष्मा शोष से उष्मा क्षेपी हमने पढ़ ली थी। लेकिन आज हम जो पढ़ रहे हैं वो कौन सी है, तो याद रखना, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है उसको समझिए। सबसे पहले तो आपको हेडिंग क्या लगानी है? विस्थापन अभिक्रिया। देखिए हम पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट वैल्यू बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, वैल्यू नहीं कह सकती इसे। क्या कहेंगे? रिएक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट क्या है? हमारे पास रिएक्शन है। ये होती क्या है बेसिकली, उसके ऊपर बात करते हैं। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? याद रखना, जैसे हमारे पास में कोई कम क्रियाशील तत्व है, जैसे मैं एग्जांपल के रूप में पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसके बाद में इसकी जो डेफिनेशन उस पे चलेंगे और उसके बाद में इसका जो एग्जांपल दिया है या मैं वो जो रिएक्शन दी है उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, हमारे पास में जैसे हमने कहा हमारे पास में एक ए अभिकारक है और एक हमारे पास में बी सी अभिकारक है। क्या है? एक तो हमारे पास में ए अभिकारक है और एक हमारे पास में बी सी अभिकारक है। तो याद रखना, ये इसके ऊपर जब ये विस्थापन अभिक्रिया करवाते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, होता क्या है, जो कम क्रियाशील तत्व है, जैसे मान लीजिए ये कम क्रियाशील क्या है तत्व है, ये कम क्रियाशील तत्व है हमारे पास। कैसा तत्व है? कम क्रियाशील तत्व है। जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो होगा क्या, ये जो ए है ये इसको क्या कर देगा? रिप्लेसमेंट कर देगा। यहाँ से क्या कर देगा? रिप्लेसमेंट। क्यों कर देगा? क्योंकि ये क्या है? अधिक क्रियाशील तत्व है। ये क्या है? अधिक क्रियाशील तत्व है। और अधिक क्रियाशील तत्व कहीं ना कहीं जो कमजोर तत्व होगा उसको कहीं ना कहीं क्या कर देगा? उसको वहां से हटा देगा। और क्या हो जाएगा हमारे पास? तो जो हमारे पास में बड़ा है ए है वो बी को क्या कर देगा? उसके स्थान से रिप्लेसमेंट कर देगा। मैं कह सकता हूँ उसको बाहर निकाल देगा और खुद किसके साथ अटैचमेंट कर लेगा? तो ए है वो सी के साथ अटैचमेंट कर लेगा। कहने का मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे उत्पाद में ए सी बनेगा और प्लस में क्या बनेगा? बी। और इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम क्या बोलेंगे? उत्पाद बोलेंगे। और आपको पता है ये कम क्रियाशील तत्व था, ये बाहर की तरफ आ जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसकी थोड़ी सी परिभाषा है उसकी हम बात करते हैं, तो उसको आपको क्या करना है? नोट करना है। वह अभिक्रिया जिसमें, ठीक है मैं यहीं पे नोट करवा देता हूं, वह अभिक्रिया जिसमें, वह अभिक्रिया जिसमें जिसमें वह अभिक्रिया जिसमें एक परमाणु दूसरे परमाणु को उसके स्थान से प्रतिस्थापित कर दे। वह अभिक्रिया जिसमें एक परमाणु कम क्रियाशील परमाणु को उसके स्थान से प्रतिस्थापित कर दे। क्या कर दे भाई? प्रतिस्थापित कर दे। उसे प्रतिस्थापित कर दे, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दोबारा देखिए, हम विस्थापन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं।
हमने अपनी तरफ से एक एग्जांपल लिया, बुक के जो एग्जांपल है वो भी आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा मैं यहाँ पे, लेकिन अपनी तरफ से मैंने एग्जांपल लिया कि ए हमारे पास में अभिकारक है और ये अधिक क्रियाशील एलिमेंट है। ये क्या है? अधिक क्रियाशील एलिमेंट है। और बी और सी हमारे पास में अभिकारक है, लेकिन इसमें जो बी पार्ट है, मैं कहूं बी है, वो क्या है? कम क्रियाशील एलिमेंट है, जिसके कारण ए है वो बी को क्या कर देगा? रिप्लेसमेंट कर देगा, जिसके कारण जो उत्पाद बनेगा वो हमारे पास में क्या बनता है? ए और सी बनता है। और ये हमारे पास में क्या होगा? उत्पाद होगा। और प्लस हमारे पास में क्या होगा? बी है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। उसके बाद में हमने इसमें क्या पढ़ा है? डेफिनेशन पढ़ी है कि वह अभिक्रिया जिसमें एक परमाणु कम क्रियाशील परमाणु को उसके स्थान से स्थापित कर दे उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। या मैं कहूं जो हमारे पास कम क्रियाशील वाला तत्व है वो दूसरे यौगिक के साथ जुड़ जाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आगे हम इसमें एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल क्या आगे? जैसे हमने कहा कि हमारे पास में क्या है? फेरस है। क्या है हमारे पास में? फेरस है। और फेरस क्या होता है? आपको पता है, सॉलिड होता है। क्या होता है? सॉलिड होता है। और ये किसके साथ रिएक्शन करता है? लगभग याद रखना, कॉपर सल्फेट के साथ। किसके साथ रिएक्शन करेगा? कॉपर सल्फेट के साथ। और कॉपर सल्फेट क्या है? एक्वाटिक। एक्वाटिक का मतलब होता है जो सॉल्यूशन में घुला हुआ होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? एक्वाटिक कहते हैं। और ये फेरस क्या करेगा? इस कॉपर को उसके स्थान से हटा देगा। हटाने के बाद में क्या बनता है? याद रखना, हटाने के बाद में ये फेरस कॉपर को उसके स्थान से हटा देता है और खुद किसके साथ जुड़ जाएगा? तो सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा? फेरस सल्फेट बनेगा। और फेरस सल्फेट क्या होगा अपने आप में? तो हम कहेंगे सर एक्वाटिक होगा, क्योंकि खुद सॉल्यूशन बना हुआ है। और प्लस हमारे पास में ये कॉपर है, ये बाहर की तरफ निकल जाता है। क्या हो जाता है? कॉपर है वो बाहर की तरफ निकल जाता है। देखिए ये हमारे पास में क्या है? फेरस है। फेरस को आप जानते हैं लोहा कहते हैं, आयरन कहते हैं। और ये क्या है? कॉपर सल्फेट है। इसे क्या बोलेंगे? कॉपर सल्फेट बोलेंगे। और कॉपर सल्फेट को क्या कहते हैं? तो याद रखना, नीला थोथा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? नीला थोथा। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी कोई भी हमारे पास में एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ते हैं, मतलब एग्रीकल्चर की जो ब्रांच है जिसे हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, उसमें कहा गया है कि जब भी किसी जीव जंतु को चोट लग जाती है तो उसके ऊपर क्या लगा दिया जाता है? तो कॉपर सल्फेट लगा दिया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? नीला तोता कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला तोता कहते हैं। आगे देखिए, जब इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर भी वैसे मैं कहूं नीला होता है। कैसा कलर होता है? नीला, ब्लू कलर का होता है। और जब इसमें फेरस डाल दिया जाता है तो ये कैसा हो जाता है? फेरस सल्फेट बन जाता है। तो इसका कलर कैसा हो जाता है? आप कहोगे सर इसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्राउन कलर हो जाएगा, मतलब भूरा कलर हो जाएगा। इसका कैसा कलर हो जाएगा? भूरा। और प्लस में कॉपर है वो बाहर निकल जाता है। तो ये रिएक्शन हमने करवा दी है। ये किसकी है? विस्थापन अभिक्रिया की है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आ सकती है पेपरों में, कई बार आई है, तो इंपॉर्टेंट करके नोट करना है और एक बार इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। चलिए हम आगे चलते हैं। हमने क्या पढ़ा अभी तक? विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा है कि कम क्रियाशील जो तत्व होता है वो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटा देता है, सीधी सी बात है। और उसके बाद में हमने इसके ऊपर एग्जांपल भी पढ़ लिया कि फेरस है, और फेरस को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो फेरस है वो कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को वहां से निकाल कर बाहर निकाल दिया जाता है, और प्लस में क्या बन जाता है? फेरस सल्फेट प्लस में कॉपर रिएक्शन बन जाती है, उसे को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसके अलावा भी कुछ एग्जांपल है, जैसे जिंक है। अगर हम क्या ले लें? जिंक ले लें। सेकंड एग्जांपल है, मैं कह सकता हूं इसका। तो हमारे पास अगर जिंक है, जिंक को क्या कहते हैं? जस्ता कहते हैं, आपको पता है। और ये क्या होता है? अपने आप में सॉलिड होता है। और इसमें को किसमें डाल दिया जाए? आपने कहा सर कॉपर सल्फेट में डाल दिया जाए। और कॉपर सल्फेट क्या होता है? एक्वाटिक होता है। क्यों? क्योंकि ये सॉल्यूशन होता है खुद में। तो हम क्या कहेंगे? जिंक को कॉपर सल्फेट में डाल दिया जाएगा तो क्या बनेगा? आपको पता है कि जब जिंक को कॉपर सल्फेट में डाल दिया जाता है तो जिंक सल्फेट बनता है। क्या बनता है? जिंक सल्फेट बनता है। और जो क्या होता है? एक्वाटिक बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये सॉल्यूशन है खुद में। और कॉपर क्या होगा? यहाँ से बाहर की तरफ निकल जाएगा। क्या होगा? कॉपर है वो बाहर की तरफ निकल जाता है। तो इसे क्या बोलेंगे? तो याद रखना, इसे जिंक, मैं कह सकता हूँ कॉपर सल्फेट बोलेंगे। ये मैंने पीछे अभी रिएक्शन में बताया है। इसे क्या कहेंगे? कॉपर सल्फेट कहेंगे। और ये जो बना है इसको क्या बोलेंगे? तो याद रखना, इसे जिंक सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिंक सल्फेट बोलते हैं, ठीक है। और प्लस में क्या बनता है? इसमें कॉपर बनता है। क्या बनता है भाई? कॉपर बनता है। और ये हमारे पास में क्या, इसे जस्ता भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जस्ता कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? जिंक भी कहते हैं। और ये परमाणु, मैं कहूं परमाणु क्रमांक कितना है? तो याद रखना 30 है। क्यों? क्योंकि आवर्त सारणी में इसका जो नंबर है वो कितना आता है? 30वें नंबर पर आता है, जो मैंने पहली
क्लास हमारी हुई थी उसमें मैंने बता दिया था आपको 1 से लेकर 30 तक जितने भी परमाणु हैं उनके सभी के नाम आपको मैंने लिखा दिए थे क्रम वाइज। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। इसमें हमारा जो पहली रिएक्शन है या हमें दूसरी रिएक्शन कंप्लीट कर दी है। अब तीसरी रिएक्शन की बात करते हैं। हमारे पास में क्या है, पी और बी है जिसे हम लेड कहते हैं। और ये लेड क्या होता है, शीशा होता है। क्या होता है, लेड। और लेड को क्या कहते हैं, शीशा कहते हैं। क्या कहते हैं, शीशा। और इसमें हमने किसको मिला दिया, तो याद रखना इसमें हमें कॉपर क्लोराइड लेना है। इसमें क्या लेना है, हमें कॉपर क्लोराइड CuCl2 लेना है। इसे क्या कहेंगे, कॉपर क्लोराइड कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, कॉपर क्लोराइड। ठीक है, ये कॉपर क्लोराइड क्या होता है, एक्वाटिक होता है, इसलिए हमने A लिख लिया। अब इन दोनों की जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, इन दोनों की जैसे हम रिएक्शन करवाएंगे तो आपको पता है यहाँ पे क्या बनेगा, PbCl2 बनेगा। क्योंकि ये जो Pb है वो कॉपर को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है। ये क्या कर देगा, इसके स्थान को विस्थापित कर देगा और कॉपर क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो इसको लिख देंगे PbCl2। और ये क्या होगा, एक्वाटिक होगा, प्लस में क्या बनेगा, Cl। ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, हम कहेंगे सर हमारे पास में जो कॉपर है वो बाहर की तरफ निकल जाता है। ठीक है, कॉपर है वो बाहर की तरफ निकल जाता है। तो हमारे पास दो रिएक्शन हो गई। ठीक है, इसे कॉपर क्लोराइड बोलेंगे और इसे क्या बोलेंगे, लेड क्लोराइड। इसे क्या बोलेंगे भाई, लेड क्लोराइड। ठीक है, नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे हम क्या पढ़ेंगे, तो याद रखना सेकंड जो हमारे पास अभिक्रिया है उसका नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या नाम है, द्विविस्थापन, डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। इसे क्या बोलेंगे, डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे, मतलब द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसे क्या कहते हैं भाई, तो याद रखना इसे कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, मैंने अभिक्रिया को शॉर्ट में लिखा है। तो अब देखिए इसमें होता क्या है, तो याद रखना पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का, वह अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं भाई, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो एग्जाम्पल क्या आएगा हमारे पास, तो मैं नॉर्मली कह सकता हूं। पहली बात इसमें नोट करने वाली है कि इसमें आयनों का नाम हो रहा है। किसका नाम आ रहा है, आयनों का। इसमें आयन है हमारे पास, वो एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इसी कारण इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो हमारे पास रिएक्शन क्या है, सोडियम सल्फेट प्लस बेरिलियम क्लोराइड। क्या है, सोडियम सल्फेट Na2SO4। ठीक है, और ये अपने आप में क्या है, एक्वाटिक है। क्यों है, क्योंकि ये खुद सॉल्यूशन है। और प्लस में क्या है, बेरिलियम क्लोराइड है। क्या, बेरिलियम क्लोराइड BaCl2। और ये भी अपने आप में क्या है, एक्वाटिक है। ये भी अपने आप में सॉल्यूशन है। जब इनकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, तो देखिए हमारे पास में याद रखना ये क्या हमारे पास में सोडियम सल्फेट है। हम थोड़ी सी इसके ऊपर बात करते हैं। ये जो सोडियम सल्फेट है इसमें से दो चीजें निकल के आती है। एक तो हम बात करेंगे सोडियम प्लस आयन की। सोडियम क्या होता है, अपने आप में धनायन होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये क्या होता है, धनायन होता है, पॉजिटिव होता है। और सल्फेट क्या अपने आप में क्या होता है, माइनस होता है, मतलब ऋणायन होता है। ये क्या होता है, नेगेटिव इंटीजर रखता है, नेगेटिव आयन रखता है। और ये क्या होता है, धनायन आयन रखेगा मतलब प्लस होता है। और ये क्या होता है, माइनस होता है, -2 लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं बेरिलियम क्लोराइड की बात करते हैं, BaCl2 की। किसके बात करते हैं, BaCl2 की। तो ये भी देखिएगा, ये हमारे पास में दो चीजें रखता है। देखिए पहला हमारे पास में क्या था, बेरिलियम Ba+2 लिखा जाता है। इसे क्या कहते हैं, बेरिलियम। ये धनायन होता है, ये अपने आप में क्या होगा, धनायन होगा। ये अपने आप में क्या होगा, धनायन। क्यों, क्योंकि ये +2 अपने पास में जो आयन है वो +2 दो आयन दे चुका है। जो देने वाला होता है वो क्या होता है, धनायन होता है। उसके बाद में Cl2 क्या है, ये भाई साहब
दो आयन ले लेता है किसी से, तो इसको क्या बोलेंगे, Cl2 माइनस बोलेंगे। ये क्या होता है, क्लोरीन होता है। क्लोरीन क्या होता है, ऋण आयन होता है, क्योंकि ये किसी से दो आयन ले चुका है। लेने वाला क्या कहलाता है, ऋणी कहलाता है, मतलब ऋण आयन होता है। अब देखिए हमारे पास में जो प्लस वाला है वो किसके साथ जुड़ेगा, तो याद रखना प्लस वाला माइनस के साथ जुड़ेगा। तो ये हमारे पास सोडियम है, वो किसके साथ जुड़ेगा, तो आपने कहा सर क्लोरीन के साथ जुड़ेगा। पहली बात समझ में आ गई। उसके बाद में जो हमारे पास धनायन है वो किसके साथ जुड़ेगा, तो ऋणायन के साथ जुड़ेगा। तो देखिए हमारे पास में क्या है, सबसे पहले क्या बनेगा, तो याद रखना BaSO4 माइनस का 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, BaSO4, और ये क्या होगा, एक्वाटिक होगा। और प्लस में क्या बनेगा, तो याद रखना सोडियम के साथ कौन जुड़ेगा, क्लोराइड जुड़ेगा, तो NaCl बोल देंगे इसे। और ये क्या हो जाएगा, इसे क्लोराइड बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। मतलब अपने आप में ये क्या है, सॉल्ट है। ये क्या है, सोल्ट। और सोल्ट को क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। और लवण क्या होता है, नमक होता है जो हम घर में यूज करते हैं नॉर्मली, वो अलग नमक होता है, लेकिन क्लोरोफाइल होके आता है हमारे पास। लेकिन होता कौन सा नमक है, ये सोडियम क्लोराइड होता है। और ये बेरिलियम सल्फेट के अपने आप में, ये अपने आप में केमिकल है, और उसकी हमने बात की थी। तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, कंप्लीट रिएक्शन हो जाती है। और इसमें आपको नोट क्या करना है, सोडियम सल्फेट प्लस बेरिलियम क्लोराइड रिएक्शन करवाते हैं तो BaSO4 + 2 NaCl बनता है। ठीक है, यहां तक आपने नोट कर लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। चलिए हम आगे चलते हैं इसी में। हमने पहली रिएक्शन पढ़ ली है, ठीक है, आपको समझ में भी आ गया होगा। जो मैंने अभी समझाया बोर्ड पे वो रफ समझाया था। अब एक बार इसको नोट भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए Ba+2 हमारे पास में क्या है, Ba+2, ठीक है, Ba+2 बेरिलियम, बेरिलियम बोलते हैं, तथा SO4-2 तथा SO4-2, ठीक है, की अभिक्रिया से बेरिलियम सल्फेट बनता है। क्या बनता है, बेरिलियम सल्फेट बनता है। बेरिलियम सल्फेट के अवक्षेप का निर्माण होता है। ये क्या होता है, बेरिलियम सल्फेट के अवक्षेप का निर्माण होता है। ये नोट कीजिएगा जो वर्ड मैंने लिखा है, मैंने लिखा है अवक्षेप, तो इस पे हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो अवक्षेप का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है, ठीक है। आगे हम चलते हैं इसी में। तो हमारे पास में क्या है, एक अन्य उत्पाद भी बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। और एक अन्य उत्पाद बनता है, एक अन्य उत्पाद बनता है जिसे प्रोडक्ट कहते हैं, जो क्या है, NaCl है, सोडियम क्लोराइड कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं इसे। क्या कहते हैं भाई, सोडियम क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। और ये भी हमारे पास में क्या होता है, तो याद रखना अवक्षेप का मतलब ये कहीं ना कहीं सॉलिड होता है। क्या होता है, ये सॉलिड होता है, ये टूटता नहीं है। तो एक्वाटिक नहीं होगा, यहाँ पे आप सॉलिड कर लेना, ठीक है। ये क्या होगा, सॉलिड होगा। इसे क्या कहते हैं, द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने रिएक्शन बताई है, विस्थापन के बाद में द्वि विस्थापन आपको नोट करना है। हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि विस्थापन और द्वि विस्थापन में अभिक्रियाओं में अंतर क्या है, वो आपको लिखना पड़े। तो उम्मीद करता हूं इसको बढ़िया से लिख लेना और इसको याद कर लेना। तो हम आगे चलते हैं एक बार। चलिए अभी हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट अभिक्रिया हमारे पास में है अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन सी है, अवक्षेपण। मैंने भी नाम नोट करवाया था आपको, अवक्षेप मैंने कहा था अवक्षेप होता है। अभी हम क्या पढ़ेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया, ठीक है। हम क्या पढ़ेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया पढ़ेंगे। और अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है, याद रखना श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है। इसमें पहली लाइन क्या लिखी हुई है, याद रखना, थोड़ा सा अलग हटके है। इसमें ये कह रहा है कि श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है। इसमें याद रखना, इसमें क्या होता है, श्वेत रंग मतलब कलर के एक पदार्थ का निर्माण होता है। एक पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मतलब श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है, ठीक है। श्वेत मतलब व्हाइट कलर के, ठीक है। आगे देखिए, जो जल में अवेलेबल होता है, जो ये पदार्थ बनता है ना, वो क्या होता है, जो वो वाटर होता है उसमें सोल्यूबल नहीं होता, मतलब पानी के अंदर घुलता नहीं है। तो इसलिए क्या लिखेंगे, जो जल में
अविलेय होता है। क्या होता है? अविलेय होता है। और जो जल में अविलेय होता है तो वो कहीं पे कहाँ पे रहेगा? आप कहेंगे सर नीचे रहेगा ना कहीं ना कहीं। जो नीचे रहता है उसे क्या बोलते हैं? अवक्षेप बोलते हैं, और इसी कारण इसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो जो घुलेगा नहीं उसे अवक्षेप बोलेंगे, ठीक है, जो हमने अभी पढ़ के आए हैं, ठीक है। इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। ये जो घुलता नहीं है ना, इसको क्या कहते हैं? इस अविलेय पदार्थ को, इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अवक्षेपण कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अवक्षेपण कहते हैं। और इस प्रकार की अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। तो याद रखना, इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को, इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास में कौन सी रिएक्शन हो जाती है? अवक्षेपण अभिक्रिया। मतलब मैं थोड़ा सा डायग्राम से समझा देता हूँ। ये हमारे पास में क्या है? एक बीकर है। ये अपने आप में क्या है भाई? आपने कहा सर ये बीकर है, और बीकर में क्या पड़ा हुआ पहले से? तो बीकर में क्या पड़ा हुआ पहले से? तो आप कहोगे सर बीकर में क्या पड़ा हुआ है? तो हम कह देंगे सर इसमें कॉपर सल्फेट पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? कॉपर सल्फेट। और ऊपर से हमने क्या डाल दिया इसमें? तो ऊपर से छोटे छोटे कण किसके डाल दिए? तो आपने कहा सर ऊपर से हमने फेरस के टुकड़े डाल दिए। किसके टुकड़े डाल दिए भाई? हमने कहा सर इसमें फेरस डाल दिया। फेरस मतलब Fe+, आयरन डाल दिया इसमें। तो आयरन डालने की वजह से क्या हुआ? ये जो सॉल्यूशन बना है वो सॉल्यूशन किसका बन गया? तो इसको आगे हम चेंज कर देंगे। ये सॉल्यूशन किसका बन गया? तो आप कहोगे सर सॉल्यूशन जो हमारे पास में बना है वो किसका बना है? तो सॉल्यूशन बना है हमारे पास में फेरस सल्फेट का। किसका सॉल्यूशन बन गया? फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। ये जो यहाँ पे सॉल्यूशन बनेगा, ये सॉल्यूशन किसका बनेगा? फेरस सल्फेट का। और यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो किसका होगा? फेरस सल्फेट का। और जो कॉपर होगा वो कहीं ना कहीं नीचे की ओर होगा। इसके ये क्या है? प्लस कॉपर +2 है। और ये जो सॉल्यूशन बना है ये किसका बना है? तो हम कहेंगे सर ये बन गया फेरस सल्फेट का। किसका बन गया? फेरस सल्फेट का, ठीक है। यहाँ पे इसका कलर कैसा था? हमने कहा सर नीला था। और यहाँ पे कैसा हो गया इसका कलर? तो हम कहेंगे सर ब्राउन हो गया, मतलब भूरा हो गया, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। और इसी को क्या कहते हैं? अवक्षेप। और इसी कारण इसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो आप नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए हमने क्या पढ़ लिया? हमने 3 रिएक्शन के बारे में पढ़ लिए। पहले हमारे पास में थी विस्थापन, दूसरी थी द्विविस्थापन, तीसरी हमने पढ़ ली अवक्षेपण। लेकिन अब तीसरी मैं कहूँ चौथी जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उसका नाम है उपचयन तथा अपचयन। उपचयन को क्या कहते हैं? तो उपचयन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और अपचयन को हाइड्रोनीकरण रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसका भी मैं तरीका आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया। कौन सी पढ़ेंगे? उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया। उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया की हम बात करते हैं। देखिए कौन सी होती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपचयन। क्या पढ़ेंगे? उपचयन। और उपचयन को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखिए इसमें क्या होता है, पहले मैं इसकी डेफिनेशन है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, लिखिए। उपचयन अभिक्रिया क्या होती है? ऑक्सीकरण कहते हैं वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तथा हाइड्रोजन की कमी होती है। उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल की भी हम बात कर लेते हैं साथ के साथ। तो एग्जाम्पल क्या है? तो देखिए हमारे पास में 2 कॉपर है, इसमें जब ऑक्सीजन जुड़ जाएगा
और जब इसको टेम्परेचर थोड़ा बहुत दिया जाता है, तापमान दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 2CuO हो जाएगा। इसे कॉपर ऑक्साइड बोल देंगे। क्या बोल देंगे? कॉपर ऑक्साइड। इसे क्या बोल देंगे? कॉपर ऑक्साइड बोल देंगे। ये आपको पता है कॉपर और ये ऑक्सीजन है। तो ये हमारे पास तत्व तो पहले अकेले था, अब इसमें क्या जुड़ गया? तो आपने कहा सर इसमें ऑक्सीजन जुड़ गई। जैसे ऑक्सीजन जुड़ी तो क्या बन गया? कॉपर ऑक्साइड बन गया। ठीक है, अगली रिएक्शन हम पढ़ते हैं अपचयन। कौन सी पढ़ते हैं? अपचयन। अगली रिएक्शन क्या पढ़ेंगे? अपचयन। ठीक है, अपचयन में क्या होता है? वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, ऑक्सीजन की कमी होती है तथा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है तथा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या होता है हमारे पास? इसमें हमारे पास जैसे हमने कहा जिस कॉपर ऑक्साइड हमने ले लिया, जो यहाँ पे लिया था, ठीक है। कॉपर ऑक्साइड को जब हम क्या करेंगे? तो हल्का सा गर्म करेंगे, मतलब इसमें क्या डाल देंगे? तो इसको गर्म नहीं करेंगे, इसमें क्या डाल दिया हमने? हाइड्रोजन डाल दिया। जैसे ही हाइड्रोजन डालेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? तो याद रखना, ये कॉपर अलग हो जाता है, इसमें कॉपर है वो अलग हो जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा? जल के वाष्प के रूप में जल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वाष्प के रूप में जल बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे पहले ऑप्शन था इनके पास और यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या जुड़ जाता है? इनके पास हाइड्रोजन जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? हाइड्रोजन। तो समझिए, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है तथा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें होता है क्या? कॉपर ऑक्साइड में जब हाइड्रोजन डालते हैं, हल्की हल्की बौछार करते हैं, तो कॉपर अलग हो जाता है और जो हल्की बौछार करती है उसमें हाइड्रोजन होता है, जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ के वाष्प के रूप में जल बना लेता है। क्या बना लेता है? वाष्प के रूप में जल बना लेता है। तो इसको नोट कीजिएगा। फिर हम आगे मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है उसको पढ़ेंगे और फिर हमारा लगभग चैप्टर है उसका लगभग पार्ट खत्म हो जाएगा। थोड़ा बहुत टॉपिक बचे उसको भी कंप्लीट करेंगे। चलिए अभी हम क्या पढ़ेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे भाई? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो याद रखना, ये जो रेडॉक्स अभिक्रिया है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकती है, 100% आएगी। आपको इसका जो मैं जो बोल रहा हूँ ये हो सकता है वार्षिक में आपको मिल जाए। तो यहाँ पे लिखना है रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो रेडॉक्स को हम क्या लिखेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं इसे? रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। इसको क्या लिखेंगे इंग्लिश में? REDOX। इसे क्या लिखते हैं? रेडॉक्स। मतलब इसमें क्या होता है? देखिए हमारे पास इसमें दो मीनिंग निकल के आते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में हम इसकी डेफिनेशन पे चलेंगे। देखिए RE का मतलब होता है रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। RE का मतलब क्या होता है? रिडक्शन। और रिडक्शन को क्या कहते हैं? जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है, मतलब उसे हम क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपचयन। ठीक है, और इसके बाद में क्या है हमारे पास? OX है। OX का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। मतलब इसमें क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण आपको पता है किसमें होता है? उपचयन में होता है। किसमें होता है? उपचयन अभिक्रिया में होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? वह, अब डेफिनेशन क्या बनेगी? तो देखिए डेफिनेशन क्या बनती है? वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों साथ साथ होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो नोट कीजिएगा, वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन अपचयन दोनों साथ साथ होती है, दोनों साथ साथ होती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं। हमने एग्जाम्पल क्या लिया था?
तो हमने लिया था सर कॉपर ऑक्साइड लिया था, क्या लिया था, कॉपर ऑक्साइड, और ये अपचयन में लिया था, इसमें हमने क्या डाल दिया था, जल डाल दिया, मतलब हाइड्रोजन गैस डाल दी थी, और प्लस में क्या हो जाता है यहाँ पे, इनकी जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, कॉपर प्लस H2O बनता है, क्या बनता है, कॉपर प्लस H2O बनता है। तो देखिए हमारे पास में हाइड्रोजन यहाँ पे है, और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ क्या हो जाता है, कौन जुड़ जाता है, ऑक्सीजन जुड़ जाती है, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ क्या हो जाता है, ऑक्सीजन जुड़ जाती है। जब ऑक्सीजन किसी में जुड़ती है तो उसे क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं, क्या कहते हैं, उपचयन। और ये देखिए हमारे पास में क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, और कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन हट जाती है, मतलब वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है उसे अपचयन कहते हैं, और वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं, उसे अपचयन कहते हैं, क्या नहीं, उपचयन कहते हैं, क्या कहते हैं, उपचयन। तो देखिए ऊपर वाली को हम क्या बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया, कौन सी बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया, क्या बोलेंगे, अपचयन, और नीचे वाली को बोलेंगे उपचयन, क्या बोलेंगे, उपचयन, मतलब ऑक्सीकरण, सीधा सा नाम याद रखना, उपचयन को ऑक्सीकरण कहते हैं, और ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, और इसके अपोजिट चले अपचयन, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है लेकिन हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसे नोट कीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं, हम इसके एक दो एग्जांपल करते हैं, उसके बाद में हम टॉपिक को खत्म करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास एक और एग्जांपल लेते हैं रेडॉक्स का, जो हमारे पास में बुक में दिया हुआ है, जिंक ऑक्साइड में जब हम क्या मिलाते हैं, कार्बन मिला देते हैं, तो आपको पता है नॉर्मली क्या बनेगा, तो कार्बन के साथ कौन जुड़ जाएगा, आपने कहा सर ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, और प्लस में क्या बनता है, तो याद रखना जिंक बनता है, क्या बनता है, जिंक है वो बनता है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की यहाँ पे कम, ये यहाँ पे तो वृद्धि है लेकिन यहाँ पे कमी है, और आपको पता है यहाँ पे कार्बन है, अकेला है, यहाँ पे ऑक्सीजन इसके साथ में जुड़ जाती है, तो यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, जहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे उपचयन कहते हैं, क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं, और जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है उसे अपचयन कहते हैं, क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं, अपचयन कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। यहाँ पे मैंने उपनाम लिखा है, यहाँ पे मैंने अपनाम लिखा है, तो देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, ये मैंने यहाँ तक बता दिया था, और इसी में एक और एग्जांपल है MnO2, क्या है, MnO2, मैग्नीज ऑक्साइड, क्या है, मैग्नीज ऑक्साइड, और मैग्नीज ऑक्साइड में क्या डाल दिया इसने, 4HCl, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दिया है, और जब 4 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा, तो आपको पता है H के साथ में हमेशा 2O जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा, बाकी मैग्नीज क्लोराइड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, MnCl2 बनेगा, क्या बनेगा, MnCl2, और प्लस में क्या बनता है, तो जल बनेगा, क्या बनेगा, H2O बनेगा, और प्लस में Cl बचा हुआ है अभी भी, क्योंकि Cl यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे क्या और क्या बनेगा, तो याद रखना HCl2 अलग निकल जाता है, क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। तो ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे था लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। यहाँ पे हाइड्रोजन है लेकिन हाइड्रोजन के साथ क्या नहीं था, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं थी लेकिन यहाँ पे है, तो इसका क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, और क्लोरीन भाई साहब वैसे ही बाहर निकल चुके हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं, देखिए यहाँ तक हमने ऑलमोस्ट जो पहला चैप्टर है उसको हम फिनिश करने की देरी पर है, ठीक है, अभी तक हमने 3 वीडियो डाल चुके हैं, ये चौथा वीडियो होगा हमारा, या मतलब चौथी क्लास होगी, तो आप अपने नोट्स साथ साथ में बढ़ाते रहें, ठीक है। अभी तक हमने 4 दिनों में एक चैप्टर को खत्म किया है। अगर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओगे कि सर आप हमें इसके जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं वो करवा दोगे, तो मैं करवा दूंगा, अगर आप कहोगे सर नहीं करवाने तो मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक है, उसके हम फिर आगे चलेंगे, तो मैं आपका वेट करूंगा, तो मेरे को जरूर बताना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नया टॉपिक है हमारा संक्षारण, क्या है, संक्षारण, ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे, संक्षारण पढ़ेंगे, और संक्षारण क्या होता है उसकी हम बात करते हैं। देखिए संक्षारण की पहले डेफिनेशन लिखते हैं, याद रखना, जब कोई धातु, जब कोई धातु, जब कोई धातु, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, लाइट चली गई है तो हम आगे बढ़ेंगे।
जब कोई धातु अपने आसपास, जब कोई धातु अपने आसपास ठीक है, आर्द्रता, ठीक है, अपने आसपास अम्ल, मैं कहूं आर्द्रता, ठीक है, अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, आदि के संपर्क में आती है, संपर्क में आती है, तो वह संक्षारित हो जाती है, तो वह संक्षारित हो जाती है, ठीक है, तो वह संक्षारित हो जाती है, उसे संक्षारण कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे संक्षारण कहते हैं, उसे क्या कहते हैं भाई, संक्षारण कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे आपके पास में चांदी है और चांदी पे जब संक्षारण हो जाता है, मैं इस पे ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, तो इसकी जो चांदी है वो अपने आप में क्या हो जाती है, काले रंग की परत चढ़ जाती है, इस पे कैसे रंग की, काले रंग की परत चढ़ जाती है, काले रंग की परत चढ़ जाती है। दूसरी की मैं बात करूं, आपके पास में अगर तांबा है और तांबे पे जब ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो वो हरे रंग की परत चढ़ जाती है, उस पे कौन से कलर की, हरे रंग की परत चढ़ जाती है। तीसरी मैं बात करूं लोहे पर, जब लोहा जिसे हम आयरन कहते हैं, मैं कहूं फेरस कहते हैं, जब ये ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उस पे भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, कौन से रंग की, भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं दूसरी थोड़ी सी कि भूरे रंग की परत चढ़ जाती है जिससे संक्षारण की वजह से होता है। अब आपसे कोई पूछ सकता है कि लोहे पर जंग कैसे लगती है, लोहे पर जंग कैसे लगती है, इसका थोड़ा सा लॉजिकल पार्ट है वो समझिएगा। जैसे हमारे पास में क्या है, फेरस है, और फेरस को क्या मिल जाए, हमने कहा सर फेरस को क्या मिल जाए, नमी मिल जाए, आर्द्रता मिल जाए, और क्या मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, तो ये किस में चेंज हो जाता है, तो याद रखना Fe2O3.XH2O, ये किसका क्या फॉर्मूला लिखा है मैंने, तो ये मैंने जंग का रासायनिक फॉर्मूला लिखा है, किसका, जंग का, जिसे रोस्टिंग कहते हैं, क्या, जंग का रासायनिक फॉर्मूला लिखा है Fe2O3.XH2O, ठीक है। तो हम आगे पढ़ेंगे विकृत गंधिता, जो हमारा आज का और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। तो आप इसे नोट कीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं आगे विकृत गंधिता, क्या पढ़ते हैं, विकृत गंधिता, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, विकृत गंधिता, ठीक है। विकृत गंधिता होता क्या है इसमें, तो जब तेल व वसा से बने पदार्थ हमारे पास में, जब तेल वह वसा से बने, तेल व वसा से बने पदार्थ में स्वाद तथा उनकी गंध में चेंज आ जाता है, स्वाद तथा उनकी गंध में परिवर्तन आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, तो उसे विकृत गंधिता कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। तेल तथा वसा से बने पदार्थों का बचाव हेतु इसमें प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, तेल तथा वसा से बने पदार्थ, वसा से बने पदार्थ के बचाव हेतु इनमें प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं, प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं, क्या मिलाए जाते हैं, तो याद रखना प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं,
ठीक है, प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं। एक मैं छोटा सा नोट लिखवा रहा हूं, उसको लिखना। चिप्स के पैकेट में, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि खाद्य पदार्थ खराब न हो। ताकि खाद्य पदार्थ खराब न हो। तो हमने आज का हमारा जो टॉपिक है, लगभग 4 दिनों में हमने पहला जो चैप्टर है साइंस का उसको कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, और हमने टॉपिक वाइज धीरे धीरे सभी को बढ़िया तरीके से हमने पढ़ाने की पूरी कोशिश की है। आपको ये कैसा लगा, ठीक है, ये हमें कमेंट में बताना। दूसरी बात ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें आगे बढ़ने के लिए हमें जो काम करना पड़ता है वो हम बढ़िया मन लगा के कर पाते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। हमें कमेंट में जरूर बताना कि सबसे पहले आपको इसी चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाने हैं या फिर अगला चैप्टर जो है उसे स्टार्ट करना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सभी को नमस्कार। जय हिंद, सभी को जय हिंद, जय भारत।